नमस्कार दोस्तों। है अगला चलते हैं हम लोग आगे और नए सेट पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जल संधि होती है जो आपको याद भी रखना होगा। इसमें से एक जल संधि आपको पूछा गया है कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो देखो, इसका आंसर होगा जिब्राल्टर संधि। कौन? जिब्राल्टर संधि जो है, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप मतलब स्पेन। देखो, ये जो जनरली जिब्राल्टर संधि है ना, ये जिब्राल्टर संधि जो है, जिब्राल्टर संधि जो है, ये यूरोप यूरोप में मेन समझ रहे हो। यूरोप में कौन सा देश है? स्पेन। स्पेन स्पेन को स्पेन को अलग करता है अफ्रीका से। अफ्रीका से। और अफ्रीका में कौन सा देश? मोरक्को। मोरक्को मोरक्को से। तो मोरक्को को अलग करता है। ठीक है, तो जिब्राल्टर संधि जो है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, और यह भूमध्य सागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, समझ रहे हो। और भी बहुत सारे जल संधियां हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, समझ रहे हो। जो भी जल संधियां ना, वो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अगला और भी जल संधि हम लोग समझते हैं। विश्व की जो बहुत प्रमुख जल संधियां हैं उसके बारे में समझते हैं। जैसे जिब्राल्टर संधि तो हम लोगों ने कर लिया। एक है पनामा। पनामा भी बहुत पूछा जाता है। पनामा पनामा जो है, पनामा जो जल संधि है, जलमंडरू जिसको बोलते हैं, वो किसको जोड़ता है? ये प्रशांत महासागर को अल्टार्कटिक महासागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ये प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को प्रशांत महासागर को प्रशांत महासागर को जोड़ता है अटल्टिक अटल अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है, महासागर को जोड़ता है। प्रशांत महासागर को पनामा पनामा जो है, वो प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर संधि यूरोप के अफ्रीका से। पनामा जलमंडरू जो है, वो प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ता है। एक है बेरिंग बेरिक 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 जो है, बेरिक बेरिक जल संधि जो है, वो किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है प्रशांत महासागर को जोड़ता है आर्कटिक महासागर से। आर्कटिक नहीं, आर्कटिक महासागर को आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है। ठीक है, बेरिंग जल संधि। फिर है मलक्का 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 जो है, ये किसे जोड़ता है? ये बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। ये बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है किसके साथ? दक्षिण चीन सागर से। दक्षिण दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। ठीक है, तीन सागर से जोड़ता है। ठीक है, किसके बीच है? ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। एक है हार्मुज हार्मुज ये भी बहुत पूछा जाता है। हार्मुज
हारमुज। हारमुज जो है वो फारस की खाड़ी, फारस, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, खाड़ी को जोड़ता है ओमान की खाड़ी से, ओमान की खाड़ी से, ठीक है। ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है, ओमान की खाड़ी से, ओमान की खाड़ी से जुड़ता है, ठीक है। ठीक है। और एक है बोरोस्को, बोरोस्को जल संधि, बोरोस्को, 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 बो बोरफोरस, बोरफोरस, बोरफोरस जो है वो काला सागर को मारमर, मार मरा सागर से जोड़ती है, मरमरा सागर से जोड़ती है, ठीक है। सागर से जोड़ती है, मरमरा सागर से जोड़ती है, ठीक है। मरमारा सागर से जोड़ती है। तो इस तरह से देखोगे ना, बहुत सारे संधियां हैं, लेकिन ये सब जो संधियां ना, बेरिक संधि तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो, जिब्राल्टर संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, अलग। देखो, अलग भी पूछा जाता है, जोड़ा भी जाता है, ये भी पूछता है। अलग भी करता है, जोड़ता भी है। फिर है पनामा, पनामा जो है प्रशांत महासागर को अल्टार्कटिक महासागर से अलग जोड़ता है। बेरिंग प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से, और मलक्का बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। हारमुज, हारमुज जो है वो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। और बोरोफस काला सागर को मरमा सागर से जोड़ता है, ठीक है। तो इतना जल संधियां थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। पनामा प्रशांत महासागर को अल्टार्कटिक महासागर से। बेरिंग प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से। मलक्का बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर से। हारमुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। और बोरफोरस काला सागर को मरमरा सागर से, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया। आगे चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि भारतीय मानक समय पे मात्र 12 है तो 120 डिग्री पूर्वी प्रदेशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। देखो, कल भी हम लोगों ने ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए थे, बहुत आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चन करना, ठीक है। पूर्वी में पूछ रहा है, तो पूर्वी में आपको पता है ना, बढ़ती है। तो देखो, समझते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि 360 डिग्री, 360 डिग्री जो होती है, 360 डिग्री जो होती है वो 24 आवर में करता है। तो एक आवर में कितना करेगा, एक आवर में करेगा 360/24, 24 मतलब 15 डिग्री, 15 डिग्री करेगा, 15 डिग्री करेगा। तो और एक आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। तो एक मिनट बराबर कितना हो जाएगा, एक मिनट बराबर हो जाएगा 60/15, मतलब 4 डिग्री, 4 डिग्री एक मिनट में, एक मिनट में 4 डिग्री। यहाँ कितना बचा है, 120 डिग्री है। तो 120, 120 × 4 मतलब 448 डिग्री, 448 मिनट, 448 मिनट का मतलब 8 घंटा, 8 आवर, 8 आवर, 8 आवर। आप देखो, ये कह रहा पूर्व पूर्व देशांतर की तरफ, मतलब पूर्व पूर्व देशांतर की तरफ। आपको पता है ना कि हमारा जो अर्थ है ये वेस्ट और ईस्ट की तरफ। तो वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम प्लस होती है, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो माइनस होती है। तो यहाँ पे प्लस होगा। तो 12 + 8 20, 20 घंटा। तो आंसर डी हो जाएगा, समझा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, ओहो, भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय 5.5 घंटा वाला ना, भारतीय मानक समय पूछ रहा है भाई। रुको रुको रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नॉर्मल मैंने निकाल दिया था। देखो देखो, भारतीय मानक समय पूछ रहा है ना, समझते हैं कैसे होगा।
देखो, भारतीय मानक समय रेखा है, इसको कैसे करेंगे, सोल्व करते हैं, समझते हैं। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से? 5 राज्यों से। 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ से गुजरता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? जो भारतीय मानक समय रेखा है, ठीक है, भारतीय मानक समय जो रेखा है, ये भारतीय भारतीय मानक योतर जो है, और भारतीय मानक जो है ना वो 5 घंटा, 5 आवर 30 मिनट आगे है, 30 मिनट आगे है, 30 मिनट आगे है किसी भी देश से। ठीक है, अब बोल रहा है कि मध्याह्न में 12 बज रहा है, तो 120 डिग्री पे कौन सा होगा? 120 डिग्री पे कौन सा होगा? तो देखो, भारतीय मानक समय रेखा कितना है? 82 डिग्री, 82 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट ईस्ट पे है, ईस्ट पे 82 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है, ईस्ट पे। और दिया गया है कितना? 120 डिग्री, 120 डिग्री दिया गया है ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट दिया गया है। तो क्या करेंगे, अंतर कितना का हो जाएगा? देखो, अंतर कितना का है, डिफरेंस देखना होगा ना। तो अंतर कितना हो जाएगा? 120 में से माइनस कर दो 82, 82.3, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ कितना बचा? 9, 7, और यहाँ कितना बचा? 3, तो 11। तो 37.7 डिग्री बचा। ये डिफरेंस है जो निकालना होगा। और हम सब जानते हैं कि समय का जो अंतर होगा वो कितना होता है, ये घंटा में है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि 24 आवर में जो होती है, 24 आवर में 360 डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा? 360/24, तो मतलब 15 डिग्री। तो 15 डिग्री, तो 15 डिग्री से डिवाइड कर दो, 15 से डिवाइड करो 1 आवर में, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 आवर में कितना का डिफरेंस है। तो ये कितना हो जाएगा? 337.37 को, सॉरी, 337 है ना, ओहो, 5 है ना जी, 82.5 होता है, 82.5, 82.5 है ये। हम लोग का जो मानक समय है 82.5 है, तो 82.5 ना घटाओगे, 30 मिनट यही ना होता है सेकेंड में, ये सेकेंड में तो 5, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो 37.5 में 15 से आप डिवाइड करो, तो जब डिवाइड करोगे तो लगभग 2.5 आवर आएगा। 2.5 आवर जो होगा वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि पूर्वोत्तर है ना, पूर्वोत्तर है। तो क्या हो जाएगा? 12 + 14, तो 14, 14.5, तो ये होगा आंसर, डी नहीं, ये होगा। समझा कैसे किया? बहुत सिंपल था। देखो, हम लोग का क्या होती है, हमें पता है कि 82 डिग्री, ये 82 डिग्री 30 सेकेंड होती है, 30 सेकेंड, 82 डिग्री 30 सेकेंड। तो अंतर देखो, अंतर देख रहे हो तो कितना हो रहा है? 37.5 का हो रही है, और 15 से डिवाइड करेंगे। और पूर्व में हमको पता है कि समय आगे होता है, मतलब प्लस होता है, तो प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 14, 14.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नहीं समझा? फिर से समझाते हैं, देखो, इसको बहुत अच्छा से समझा देते हैं, देखो। देखो, इसको सबसे पहले समझते हैं बेसिक से। देखो, हमारा बेसिक से समझते हैं कि क्या होती है। देखो, सबसे पहले क्या है, हमारा जो मानक समय रेखा है ना वो 5 राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से। और हमारा जो मानक समय रेखा है, हमारा मानक समय रेखा है 82 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट है, 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट आगे है, 82 डिग्री 30 मिनट आगे है। मतलब पाँच पाँच आवर, 5 आवर 30 मिनट आगे है, 5 आवर 30 मिनट आगे है, 5 आवर 30 मिनट आगे है, 5 आवर 30 मिनट आगे आगे है, समझ रहे हो? और और देखो, कितना दिया हुआ? 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको घटा दो, ये भी जीरो जीरो कर सकते हो। तो 82.0, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 9, तो 7, और यहाँ 3, तो कितना आ जाएगा? 37.7। डिफरेंस तो आ गया हमारा 37.7 का, 37.7 का।
सॉरी 82 डिग्री 5। देखो डिग्री, देखो ये क्या होती है, आवर में है ना, तो हमें डिग्री में निकालना पड़ेगा। जो भारतीय मानक समय है वो डिग्री में हो जाएगा ना, 82 डिग्री 5। अरे इस तरह से जी, बेरासी, बेरासी हाफ होती है, हाफ ये होती है ये। इसको छोड़ दो, इसको, ये आगे है, तो ये होती है ना 82.5। 82.5 ना घटाएंगे, 82.5 घटाना होगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 37.5 आएगा। तो 37.5 आएगा, तो 37.5। और हम जानते हैं कि एक आवर में 15 डिग्री का डिफरेंस होता है, 15 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो अगर हम 15 से अगर डिवाइड कर भी देते हैं, तो लगभग कितना आ जाएगा, 2.5 आवर का डिफरेंस आएगा। 1 आवर में, 1 आवर में, लेकिन हमें तो 12 बजा है, तो 12 में 2 जोड़ दोगे तो 14, 14.5। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों से मिलती है? तो ये मिलता है अरुणाचल प्रदेश से। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से भी मिलता है, भूटान से भी मिलता है और बांग्लादेश से भी मिलता है? तो ये मिलता है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से। देखो, समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं अरुणाचल प्रदेश का क्या है। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश किस किस से सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश जो है, वो पता है किसके साथ सीमा करता है, सीमा साझा करता है? चीन के साथ भी, चीन के साथ, म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ, चीन के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, भूटान के साथ, और नेपाल या देखो, चीन के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, जो होती है, समझ रहे हो, तीनों देशों के साथ सीमा साझा करने वाला है, कौन है? सॉरी 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 सॉरी, इसका आंसर सी न होगा जी, अरुणाचल प्रदेश कैसे होगा, रुको रुको, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, आंसर गलत बता रहा हूँ, रुको। देखो इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो ऐसा देश, मतलब ऐसा राज्य है जो तीनों के साथ सीमा साझा करता है, तीनों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले म्यांमार के साथ, देखो म्यांमार की अगर हम बात करेंगे, म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ कौन सीमा साझा करता है? म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाला जो है, वो है कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ, देखो मैं, म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार के साथ कौन कौन सीधा करता है? एक है अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। फिर है नागालैंड, 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 नागालैंड। फिर है, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, 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 मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है, ये म्यांमार के साथ करता है। भूटान के साथ अगर बात करें तो, भूटान के साथ कौन करता है? तो भूटान के साथ करता है सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम करता है, सिक्किम करता है, वेस्ट बंगाल करता है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल करता है, सिक्किम करता है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हो गया, असम, असम, असम करता है, और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये जो है, ये किसके साथ, भूटान के साथ, ये भूटान के साथ करता है, और ये
म्यांमार के साथ करता है, ठीक है। म्यांमार के साथ करता है। हमसे पूछ रहा है ना कि भूटान के साथ, भूटान के साथ तो मैंने बता दिया। भूटान के साथ देखो कौन कौन करता है, वेस्ट बंगाल भी कर रहा है ना। फिर है नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ देखो कौन कर रहा है। नेपाल के साथ हमारा तालुकाना रखा जाता है उत्तराखंड। तालुकाना उर्दू वर्ड है। उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूपी, 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 बिहार, बिहार, बिहार। फिर हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। सिक्किम भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम, 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 सिक्किम। ये हो गया नेपाल के साथ, नेपाल के साथ। अब आते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ। देखो बांग्लादेश के साथ अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, असम। फिर हो गया मेघालय, 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 त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रि त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम, 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 ठीक है। त्रिपुरा, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ देखो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो ये तो अलग हो गया म्यांमार के साथ। भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश के साथ वेस्ट वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी। तो देखो बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल भी आ रहा है, नेपाल के साथ भी आ रहा है वेस्ट बंगाल, और भूटान के साथ भी वेस्ट बंगाल आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। देखो अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि म्यांमार और भूटान के साथ कौन सा ऐसा राज्य है जो दोनों सीमा साझा करता है। तो देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तुंगभद्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तुंगभद्रा किसकी सहायक सबसे बड़ी नदी है, तो ये है बाबा कृष्णा की। कृष्णा की सबसे बड़ी नदी है, कृष्णा, कृष्णा की सबसे बड़ी नदी है, कृष्णा की, ठीक है। कृष्णा की सबसे बड़ी नदी है तुंगभद्रा। कृष्णा, कृष्णा की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं। देखो देखो अगर मैं बात करूं इस आंसर का, तो इसका आंसर तो मिल गया, वेस्ट बंगाल होगा। देखो इसमें क्या बोला गया है, तुंगभद्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है किस, तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। देखो अगर मैं नदी की बात करूं, मतलब नदी की बात करूं, तो अफवाह तंत्र में आपने पढ़ा होगा कि पूरा जो भी नदियां हैं ना, वो भारत के ऐसे ऐसे नदियां हैं, जैसे गंगा हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया। ये सब नदियां हमें पढ़ना होता है। उसमें से पूछा गया है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा किसकी नदियां हैं, तुंगभद्रा जो है वो है किसकी, कृष्णा नदी की, कृष्णा नदी की, ठीक है। अब देखो एक एक नदी को हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं। देखो तुंगभद्रा, देखो सबसे पहले आते हैं गोदावरी। गोदावरी नदी की मैं बात करता हूँ, गोदावरी नदी। देखो गोदावरी नदी जो है, आपको पता होगा गोदावरी नदी जो है, ये है हमारा साउथ में, मतलब साउथ में इसको मतलब गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है, गोदावरी नदी को बोला जाता है ये दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण भारत की गंगा भी इसको बोला जाता है, गोदावरी नदी को, ठीक है। सबसे पहले गोदावरी नदी के बारे में समझते हैं। गोदावरी, गोदावरी के बारे में समझते हैं, गोदावरी के बारे में। देखो गोदावरी जो है ना, ये कहाँ से निकलता है, तो ये पश्चिमी घाट के स्थित त्रिमेक्स नामक स्थान से निकलती है। मतलब कहाँ से निकलती है, अ, त्रे त्रेयम्बम, त्रेयम्बकेश्वर, केशवर, केशवर, त्र्यंबकेश्वर नामक, नामक त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, मतलब नासिक से,
नासिक से निकलती है, नासिक से, नासिक से, नासिक के मतलब नासिक जिला महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, गोदावरी नदी। इसकी अगर मैं सहायक नदी की बात करूं तो इसकी सहायक नदी कौन है? इंद्रावती। इंद्रा, इंद्रावती, इंद्रावती सहायक नदी है। फिर है प्रणहिता, 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 प्रणहिता है पूर्णा, 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 पूर्णा हो गया। वर्धा, वर्धा, वर्धा हो गया। फिर मंजरा, 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 मंजरा इसको बोला जाता है। फिर पेनगंगा, 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 पेनगंगा। फिर वेनगंगा, 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 गंगा, वेनगंगा। और एक है सबरी, सबरी। ये सब जो रिवर है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कौन कौन? इंद्रावती, प्रणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा और सबरी। इंद्रावती की गोदावरी की कौन कौन नदियां हैं? इंद्रावती, प्रणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा और सबरी, सबरी है, ठीक है। ये गोदावरी की सबसे फेमस नदी है। तो गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, बूढ़ी गंगा भी इसको कहा जाता है। बूढ़ी गंगा भी इसको कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी इसको कहा जाता है। और साथ ही साथ इसको दक्षिण भारत की गंगा भी नदी भी कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण, दक्षिण भारत की नदी, भारत की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और तो और इसको, ये जो है ना प्रायद्वीपीय नदी की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की। पूछा जाता है प्रायद्वीपीय, प्राय, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की, भारत की प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, लंबी, सबसे लंबी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। तो गोदावरी के बारे में हम लोगों ने क्या क्या समझा? सबसे पहले ये त्रिंकपेश्वर नामक नासिक जगह से निकलता है। इसका सहायक नदी कौन है? इंद्रावती, प्रणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, सबरी। और इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये तो हो गया गोदावरी नदी का। तो कृष्णा के बारे में समझते हैं, कृष्णा, कृष्णा के बारे में समझते हैं, कृष्णा नदी के बारे में। देखो कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी वो महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से निकलता है? महाबलेश्वर, महा, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के निकट, के निकट, निकट पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट से निकलता है, महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। कौन कौन सहायक नदी है? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा है। फिर है भीमा, 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 भीमा है, तुंगभद्रा है। कोयना, 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 कोयना है। फिर हो गया कोयना, वरना, 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 वरना है, कोयना है, वरना है। पंचगंगा, पंचगंगा, पंचगंगा है, पंचगंगा, पंचगंगा है। फिर हो गया घाट परवा, घाट, घाट प्रभा, घाट प्रभा, घाट प्रभा, घाट प्रभा, घाट प्रभा हो गया। और माल प्रभा, माल प्रभा, माल प्रभा, माल प्रभा, ठीक है। घाट प्रभा, माल प्रभा। देखो कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वरना, पंचगंगा, 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 घाट प्रभा और माल प्रभा। ये कृष्णा नदी का सहायक नदी है। और यही पूछा था कि तुंगभद्रा किसकी है सहायक नदी?
तो कृष्णा की है, ठीक है। अगर तुमको बड़ी नदी ये सब कुछ पता भी नहीं होता तो कृष्णा ठोक देते, क्योंकि तुंगभद्रा जो है ना वो कृष्णा की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक। अगर बड़ी की भी बात ना करते, सहायक नदी भी करते तो भी आंसर बी माना जाता, और बड़ी है तो अच्छी बात है। यहाँ तक के समझ में आ गया। देखो कावेरी नदी, कावेरी नदी जो है ना, कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ? कुर्ग जिला, कुर्ग जिला से निकलती है, ठीक है। इसके इसके दाहिने और बाहिने से भी बहुत सारे रिवर्स निकल मिलती है, जैसे काम्बिना, सुरवना, भवानी, अमरावती, और बाएं तट से भी निकलती है हंगरी। ये ये पता है, जो कावेरी है ना ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ना, उत्तर पूर्वी मानसून दोनों में वर्षा प्राप्त करने के कारण भरी रहती है। यहाँ पे सबसे जल प्रपात है शिव सुंदरम, कावेरी नदी पे ही शिव सुंदरम बनाया गया है, शिव सुंदरम, शिव सुंदरम, ठीक है, शिव सुंदरम, शिव सुंदरम। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। इसकी सहायक नदियां हैं ओरसंग, तावा, शंकर, हिरनगंजा। देखो ये खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में गिरती है। ये ऐसा नदी है जो पूरब से पश्चिम बहती है, और ये जबलपुर के भेड़ा घाट के धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, और भ्रंश घाटी बनाती है ये भी पूछा जाता है कि कौन सा नदी भ्रंश घाटी बनाती है, तो नर्मदा, ठीक है। नर्मदा बनाती है, और मुहाने पर डेल्टा की जगह पता है ये ज्वारमुख बनाती है, ज्वारमुख। तो ये भी पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी कौन बनाता है, तो ये भ्रंश घाटी बनाती है, भ्रंश भ्रंश घाटी, और ये ज्वारमुख बनाती है, ज्वारमुख, ज्वार मुख बनाती है। देखो इतना डिटेल हमको नहीं लगता यूट्यूब पे कोई पढ़ाता होगा, लेकिन तब भी उसका देखोगे ना तो मेन बात, समस्या वो नहीं है जी, समस्या सब मोदी है। मोदी हवाबाजी करके देख रहा है कैसे देश को जीत रहा है, उसी तरह से पब्लिक भी है। निम्नलिखित में कौन सा झील विर्तनिक झील का उदाहरण है? विर्तनिक झील का मतलब होता है प्लेटेनिक झील, तो ये है बुल्लर झील, बुल्लर झील, बुल्लर झील है, बुल्लर झील, बुल्लर झील। देखो जो रूपकुंड है ना, रूपकुंड हिमालय में पड़ता है, ये हिमालय में है, हिमालय में है। ये विर्तकी नहीं है, कोलेरू, कोलेरू, ये आंध्र प्रदेश की सबसे मीठे पानी के झील है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की सबसे मीठी पानी के झील है, ठीक है, मीठी पानी के झील है, ठीक है, मीठी पानी के झील है, ठीक है। और ये जो बुलर झील है ये कश्मीर की झील है, ये एक विर्तनिक और हिमनद दोनों मानी जाती है, लेकिन ये हिमनद नहीं, तो इस सही, यही सही माना जाएगा, ठीक है। सांभर झील क्या है? राजस्थान का सबसे लवणीय मतलब खारी झील है, ये विर्तनी नहीं है, तो ये बुल्लर झील इसमें माना जाएगा, ठीक है। लीसा प्राप्त होता है, लीसा किससे प्राप्त होता है? लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से, चीड़ के वृक्ष से, चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त किया जाता है। लीसा जो प्राप्त किया जाता है वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। देवदार से भी रेजिन निकलता है लेकिन लीसा नहीं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम क्या है? दूध उत्पादन, दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन सही है, दूध उत्पादन, दूध उत्पादन, दूध उत्पादन, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस मिट्टी के प्रकार में जलधारण की क्षमता सबसे कम होती है? सबसे कम। देखो हमारे भारत में आप देखोगे ना तो बहुत सारे मिट्टियां पाई जाती है, बहुत सारे मिट्टियां हैं, आप देखोगे तो एक मिट्टी दो मिट्टी नहीं, बहुत सारे मिट्टियां हैं। तो क्या सब मिट्टियां के बारे में पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है भाई, और पूछा जाएगा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो हम लोग समझते हैं, देखो मृदा जो होती है ना, मृदा जो होती है वो मंडलीय। देखो मृदा को अगर हम टाइप की बात करें तो तीन तरह से पूछा जाता है, मृदा की अगर बात करेंगे तो, ठीक है, ठीक है। तो एक तो, देखो ये पूछा गया है सबसे पहले। आंसर को छोड़ो ना, पहले हम लोग समझते हैं मिट्टी। तो मिट्टी में सबसे पहले समझते हैं जलोढ़ मिट्टी, बाद में आएगा आंसर पे। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। देखो जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, कहाँ? सिंधु, सिंधु, गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के दोआब के द्वारा बनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के द्वारा, ब्रह्मपुत्र के
का दोआब, 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 दोआब से बनता है, ठीक है, दोआब से बनता है और समुद्रीय तटीय क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या क्या पैदा होती है, तो ये धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहन सबसे ज्यादा पैदा होती है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा पोटास और चूना की सबसे ज्यादा प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस नहीं होता है इसमें। इसमें नाइट्रोजन होता है और ना ही फास्फोरस होता है। जीवाश्म की पदार्थ की बहुत अभाव होता है इसमें, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में। समझ रहे हो, जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना, ये जनरली कहाँ से निकलता है, हिमालय से जो निकलने वाली नदियां होती है, वहां से लाए गए अवसाद के द्वारा बनाए जाते हैं। अवसाद, अवसाद के द्वारा, अवसाद के द्वारा ये बनाया जाता है, अवसाद के द्वारा, ठीक है। इसी को बोला जाता है, पीछे से हटने वाले जो होती है ना, ये होती है। और ये भारत के उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान जो है ना, भारत के उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है, ठीक है। और भी तटीय प्रायद्वीपीय नदी का भी डेल्टाई भाग में बनाती है, ठीक है। बहुत, और ये यहाँ पे पोटास सर्वाधिक मात्रा में और चूने की भी बहुत सारा मात्रा होता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें नहीं पाया जाता। मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होता है। ये भी पूछा जाता है कि किसकी कमी होता है, तो ह्यूमस की, ह्यूमस की कमी होता है, तो ये भी नहीं होता है, ह्यूमस की कमी होता है, ठीक है। समझ रहे हो। ये भारत के जड़ में अधिकांश अर्ध शुष्क होती है, ठीक है। और ये गंगा यमुना, देखो जलोढ़ के भी दो पार्ट में बांटा गया है। जलोढ़ के जो नई वाली जलोढ़ होती है, उसको खादर कहा जाता है, उसको खादर, ये भी पूछा जाता है, खादर कहा जाता है। और जो पुरानी वाली जलोढ़ होती है, उसको भांगर कहा जाता है, भांगर, भांगर। जो पुराने वाली को होती है, उसको बांगर कहा जाता है, बांगर। ये भी पूछा जाता है, बांगर, खादर और बांगर, खादर और बांगर, ठीक है। बांगर खादर, बांगर खादर, ये होती है, ठीक है। और यहाँ पे पैदा की अगर बात करेंगे, तो सब चीज पैदा होता है, गेहूं, गन्ना, जौ, सब चीज होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की मैंने बात कर दिया। अब आते हैं हम लोग इसकी काली मिट्टी के। देखो काली मिट्टी जो होती है ना, वो कपास के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कपास के लिए। और लेटराइट मिट्टी में पता है ना, लेटराइट मिट्टी जो होती है, काजू, लेटराइट मिट्टी में क्या उगाया जाता है, चाय, कॉफी, रबर, सिकोना, काजू, ये सब उगाया जाता है। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस मिट्टी के, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम, ना के बराबर, मतलब सबसे कम होती है। तो ये होती है इसमें बलुए दोमन मिट्टी में, बलुए दोमन मिट्टी में। बलुए दोमन मिट्टी जो है ना, बलुए दोमन मिट्टी, इसके द्वारा क्षमता सबसे कम होती है। तो सबसे अधिक किस में होती है, तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा अधिक होती है, सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है, ठीक है। काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है। समझ में आ गया। बलुए मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि ये रवे आकार का होता है ना, इसमें भारी होता है, जिसके कारण जल धारण करने की क्षमता ही बहुत ही कम जाता है, ठीक है, बहुत कम जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और ये मृदा मूंगफली के खेती के लिए उपयोग होती है। जो बलुए वाला मिट्टी है ना, ये मूंगफली यहाँ ज्यादा होती है। मूंगफली क्या होती है, मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली यहाँ पे ज्यादा होती है, मूंगफली यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है। चिकनी जलोढ़ मिट्टी के जो जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, चिकनी जलोढ़। ये जो चिकनी जलोढ़ देख रहे हो ना, ये चिकनी जलोढ़, ये सबसे ज्यादा धारण करने की क्षमता होती है, जल धारण करने की क्षमता, जल धारण, धारण करने की क्षमता, क्षमता सबसे अधिक होती है। क्षमता जो होती है, वो सबसे ज्यादा होती है, जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, किसमें, चिकनी जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है, चिकनी जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। हरित क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, हरित क्रांति, तो ये किया था विलियम गॉड्स ने, विलियम गॉड,
हरित क्रांति शब्द है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था विलियम गॉड ने। कब किया था? 1968 में, 1968 में किया था ये। बाबू साहेब 1968 में किए थे, ठीक है। हरित क्रांति जो है ना, ये उच्च गुणवत्ता वाले जो रासायनिक उर्वरक होती है ना, उसके लिए जाना जाता है। अगर मैं बोलूं हरित क्रांति के जनक वैश्विक स्तर पे, तो सबको पता होगा कि कौन है, कौन है, कौन है? ये है डॉक्टर 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 नॉर्वल नॉर्वल बोरलोग बोर बोरलॉग बोरलॉग नॉर्बर बोगलो। अगर मैं और ये 1970 में, इसको पता है, इन्हीं के लिए, डॉक्टर नॉर्बो के लिए 1970 में ही इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, वो भी शांति का नोबेल पुरस्कार। और अगर भारत की बात करूं, तो भारत में एम स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये सबको पता है। एडवर्ड इस बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म है सही है? युग्म सुमेलित है। देखो, सबसे पहले ये है ज्वालामुखी और देश, ज्वालामुखी और देश, ज्वालामुखी और देश सुमिलित है। ज्वालामुखी और देश सही सुमिलित है। तो मोरापी जो है ना, वो इंडोनेशिया में है, ये सही है। मोरापी, 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 मोरापी इंडोनेशिया सही है। और सब गलत है, ठीक है, और सब गलत है। जैसे इसको मैं हटा के बताता हूँ कहाँ कहाँ पे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसमें क्या बोला गया? विश्व की बहुत प्रमुख, जैसे बहुत सारा है ज्वालामुखी। जैसे ज्वालामुखी की मैं बात करूं, तो एक है क्रा क्राकाता, 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 क्राकाताओ, क्राकाताओ, क्राकाताओ। ये पता है कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। ये है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में है ये। इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है, ठीक है। इंडोनेशिया में है। क्राकाताओ, क्राकाताओ इंडोनेशिया में है, क्राकाताओ इंडोनेशिया में है। किलाऊ, 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 किलाऊ जो है, किलाऊ जो है, किलाऊ जो है, वो है हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप में है, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप में है। किलाऊ हवाई द्वीप में है। फिर है चिब, चिब, राजो, चिब राजो, चिब राजो, चिब राजो जो है, ये पड़ता है इक्वाडोर में, इक्वा, इक्वाडोर में, इक्वाडोर में, इक्वाडोर में, ठीक है। चिरबाजो इक्वाडोर में है। फिर है किर, किरनाबालू, किरबा नाबालू, ये पड़ती है, ये पड़ता है मलेशिया में, मलेशिया में, मलेशिया में है ये है मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में। एटना, माउंट एटना, माउंट माउंट एटना, एटना, माउंट एटना, माउंट एटना जो है, ये है सिसली, सिसली, सिसली है। सिसली इटली में है, इटली में, इटली में है, इटली में, ठीक है, इटली में। फिर है माउंट एनियर, माउंट एनियर, माउंट एनियर, माउंट रेनियर, माउंट रेनियर जो है, ये पड़ती है अमेरिका में, मतलब यूएसए में, सिंपल। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो मेरापी, मेरापी जो है ना, वो इंडोनेशिया में है, बस इतना याद। डोबास, डोनबास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डोनबास, जो डोनबास है, वो किस क्षेत्र के लिए फेमस है? किस क्षेत्र के लिए फेमस है? तो ये फेमस है कोयला के लिए, कोयला के लिए, कोयला के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। जो डोनबास क्षेत्र है, वो अपने विशाल कोयला भंडार के लिए फेमस है। यह यूक्रेन के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। टोंडस,
और ये निचली नीपर नदियों के मैदान में फैला हुआ है, ठीक है। ठीक है। जैसे और भी है, जैसे चीन की सबसे सांसी, मैचुरिया, साटिंग्स, बीजिंग, ये सब कोयला के लिए फेमस है। अमेरिका में है अल्सेनिया, मिसोरी, ये सब के लिए। यूक्रेन में है डोनबास, ये जो दिया गया ना डोनबास, डोनबास ये कोयला के लिए है। फिर जर्मनी में है रूनर घाटी, सार घाटी, ये सब सार घाटी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो चीन तो फेमस जो है ना उत्पादक क्षेत्र, ये पूछा है। तो ये यूक्रेन का जो डोवास एरिया है ना, ये यूक्रेन का है, यूक्रेन कंट्री का है। यूक्रेन का है, यूक्रेन का, यूक्रेन का है। यूक्रेन का डोवास एरिया, ठीक है, डोवास, डोनबास, 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 ठीक है। अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन में ही बहुत सारे एरिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। यूएसए में है अल्पेशियन क्षेत्र, मिसौरी। अगला है, निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा शीतोष्ण कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध, देखो दो तरह का होती है। एक इधर लिखता हूँ उष्ण कटिबंधीय, एक है उष्ण कटिबंधीय। मैं इसको हटा के लिखता हूँ बहुत अच्छे से, पूछा जाता है ये। देखो यहाँ पे ये नहीं पूछा कि कौन सा देश का है, ये पूछ दिया है कि इसमें कौन है। तो देखो ये एक है उष्ण, उष्ण, उष्ण कटि, कटि बंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान, घास मैदान, मैदान, घास मैदान। तो देखो उष्ण कटिबंधीय में है, पहला है सवाना, सवाना, सवाना जो है वो पड़ता है अफ्रीका में, अफ्रीका में, अफ्रीका। दूसरा है कंपोस, कंपोस, कंपोस जो है वो है ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील में, ठीक है। और एक है लानोस, लानोस, लानोस। जो लानोस है ये है बेनेजुला, बेनेजुएला, बेनेजुएला। देखो सवाना है अफ्रीका में, कंपोस है ब्राजील में, लानोस है वेनेजुला में, वेनेजुला में। ये कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना अफ्रीका, कंपोस ब्राजील, लानोस वेनेजुला। शीतोत कट, शीतोत के पढ़ते हैं, शीतोत, शीतोत का क्या होती है? शीतोत, 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 शीतोन, शीतोन कटिबंधीय, कटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। एक है पंपास, 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 पंपास। पंपास कहाँ पाया जाता है? पंपास पाया जाता है उरुग्वे, उरुग्वे, उरुग्वे हो गया, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील। ये सब हो गया पंपास। पेरी, पेरी, पेरी जो है, पेरी जो है ये है उत्तरी अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका, साउथ यूएसए, साउथ यूएसए है पेरी, पेरी। और बेल्स, बेल्स, बेल्स जो है ये है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, शॉर्ट में लिखता हूँ वेल्स, साउथ अफ्रीका। स्टेपी, 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 स्टेपी जो है मध्य एशिया और यूरोप, मध्य एशिया, मध्य एशिया और यूरोप, यूरोप। और उसके बाद पूछताछ, पूछताछ,
पुस्ताज। पुस्ताज जो है वो है हंगरी, हंगरी में ठीक है। डॉन्स, डॉन्स जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया। केटरबरी, केटबरी, केटबरी जो है वो है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड देख लो। शीतोष्ण कटिबंधीय का पंपास, पंपास कहाँ है? पंपास है उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील में। पियरी है साउथ यूएसए में। बेल्ट्स साउथ अफ्रीका। स्टेम्पी मध्य एशिया और यूरोप। पुस्ताच हंगरी। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया। केटबेरी न्यूजीलैंड। अब आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन घास के मैदान में शीतोत है? शीतोत, तो शीतोत में देखो सवाना, कंपोस और लानोस। सवाना, सवाना, लानोस और कंपोस। सवाना और कंपोस, ये सब क्या है? ये सब जो है वो उष्ण कटिबंधीय है। तो ये हो गया पंपास, पंपास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंपास। कंपोस, लानोस, सेवाना, मैंने लिख दिया है। सेवाना कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। कंपोस ब्राजील में। लानोस वेनेजुला में। ये सब उष्ण कटिबंधीय है। और शीतोत है पंपास, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील। पियरी साउथ यूएसए। बेल्ट्स साउथ, साउथ अफ्रीका। स्टेपीज मध्य एशिया, यूरोप। पूछताछ हंगरी। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया। और कैटबेरी न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया? यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने। अगला है भारत में फाइकस। भारत में, भारत में, भारत में फाइकस रिलीजियो पेड़, पेड़ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? फाइकस, देखो ये वैज्ञानिक नाम है। फाइकस जो है एक वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। इसको पीपल के नाम से जाना जाता है। पीपल, जो पीपल है ना, पीपल है भारत के जो फाइकस रिलीजियस पेड़ को आमतौर पर पीपल के वृक्ष के रूप में जाना जाता है। ये पेड़ वनस्पतिक नाम है, समझ रहे हो? जैसे नीम, खजूर, देवदार, ये इस तरह से। अगला है, अब साइंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है, गलत चयन कीजिए। झिल्ली आबंध कोशिका अंगम उपस्थित होता है? नहीं, अनुपस्थित होता है। तो यही क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, यही होगा। देखो, प्रोकैरियोटिक होती है ना, आकार क्षेत्र में न्यूक्लियाइड के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। आकार में बहुत छोटा होता है, बिल्कुल। और एकल गुणसूत्र होता है, बिल्कुल सही। ये सब बातें जो है ना, ये प्रोकैरियोटिक के लिए फिट बैठता है। समझ रहे हो? प्रोकैरियोटिक में क्या होती है? प्रोकैरियोटिक जो होती है ना, प्रोकैरियोटिक झिल्ली आबंध कोशिका का अनुपस्थित होता है। इसमें आबंध झिल्ली नहीं होता है, अनुपस्थित होता है इसमें। ठीक है, इसमें प्रिमिटिव कोशिकाएं होती है। इनमें केंद्रक कला और कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। इसमें क्या क्या, देखो मैं लिखता हूँ। प्रोकैरियोटिक का, प्रोकैरियोटिक और सबसे पहले यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में समझते हैं अच्छे से। ठीक है, देखो ये इसमें इसमें देखो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में हम लोगों को पूरा अच्छे से समझना है। देखो, रुक जाओ एक सेकंड जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड बाबा।
एक सेकंड भाई लोग।